हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आप सबों का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका अभी आप देख रहे होंगे कि गेट का रिस्पांस शीट दे दिया गया है। सब अपने ये में है कि गेट का स्कोर क्या आएगा, रैंक क्या आएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी एमएससी कर रहे हैं या जो बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने अभी सोचा कि ये गेट क्या है ना, गेट का फॉर्म हमने भरा नहीं, गेट के बाद क्या है। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर गेट, है ना। मतलब गेट आपने क्वालिफाई कर लिया वंस, तो उसके बाद क्या है, या फिर मान लेते हैं कि हमको गेट का प्रिपरेशन करना है, तो क्यों करना है गेट का प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमें कहाँ जाना है, ठीक है। ये तो इंजीनियरिंग वाले का है गेट, मतलब दिमाग में हमेशा आता है कि ये तो इंजीनियरिंग वालों का है, इसमें हमारा क्या काम है। लेकिन बिलीव कीजिए, आप जो सब्जेक्ट लिए हैं, जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में जो है, आप देखेंगे कि गेट के थ्रू आप ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं जो आप ऐसे नॉर्मली वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं ना। तो गेट एक आपको रास्ता देता है कि आप कैसे जो है उस जगह तक पहुँचे। करेक्ट। जो मैंने आज सेग्रीगेट करने की कोशिश किया है कि गेट को हम दो पार्ट में डिवाइड किए कि आफ्टर गेट, जब आपने एक बार गेट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना है ना। तो दो पार्ट में हमने दिया, एक हायर एजुकेशन है, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब, है ना। सपोज कि लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा इस चीज़ को चूज़ करें, है ना। आप यहाँ पर नहीं जाएं तुरंत, लेकिन अगर आपका घर का कंडीशन है ना, ये अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी कुछ ख़राब नहीं है, ये भी बेटर ऑप्शन है ना। जितने भी बाकी ऑप्शन है आपके, उसमें से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है ना। लेकिन अगर हायर स्टडीज़ परमिट कर रहे हैं, आपके पास गेट का स्कोर रहेगा, और फिर आप उसका यूटिलाइज करके जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, ये सब इंस्टीट्यूशन में जो रिनॉल्ड इंस्टीट्यूशन है, इवन आप इंटरनेशनली भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीधे तौर पर गेट के स्कोर से आपको अपने कॉलेजेस में दाखिला दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अब दो तरीके होता है, जैसे गेट में अभी बीएससी के बाद भी एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, तो बीएससी के बाद ये आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, है ना। ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला है, ये बीएससी अगर आपने किया हुआ है और गेट क्वालिफाई किया है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि जनरली इन लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम जो है मास्टर होना है ना, एमएससी मिनिमम चाहिए, और फिर गेट का स्कोर चाहिए, ठीक है। उसी तरह से ये हायर स्टडीज़ में भी आप देखेंगे कि जो है आपका कुछ एक पोजीशन है जहाँ पर आपको एमएससी होना बहुत ज़रूरी है। बिना एमएससी के आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे हम पहले सॉर्ट आउट करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एमएससी कर चुके हैं, फिर गेट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, ठीक है। या एमएससी के ड्यूरिंग आपने गेट का तैयारी किया और आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो अगर एमएससी करके किया है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, ये सारे ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, जिसमें से एक इंटीग्रेटेड पीएचडी है जो कि आफ्टर बीएससी आप अप्लाई कर सकते सीधे, है ना। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ बीएससी, तो ये गलत नहीं होगा कि आफ्टर बीएससी आप इसके लिए जा सकते हैं। आप आफ्टर बीएससी इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन आफ्टर बीएससी आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं, इसके लिए नहीं जा सकते हैं, ये सब में नहीं जा सकते हैं ना। ये आइशर में जा सकते हैं आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, आईआईएससी में जा सकते हैं आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, आईआईटीज भी देती है आपको ऑप्शन इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, टीआईएफआर भी देती है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, है ना। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं बीएससी वाले। लेकिन अगर आपने एमएससी कर लिया है, तो आपके साथ इसके साथ साथ आपका ये विंडो भी ओपन होता है ना। ये विंडो बिना एमएससी के ओपन नहीं होगा। यहाँ जो नाम लिखा हुआ है, ये सारे कंपनी, जिसमें से ये गवर्नमेंट बॉडी है, फुल्ली ओन गवर्नमेंट बॉडी, ये भी फुल्ली ओन गवर्नमेंट बॉडी है। बाकी जो आप देख रहे हैं, ये भी फुल्ली ओन गवर्नमेंट बॉडी है। जो गवर्नमेंट बॉडी है फुल्ली ओन, वो मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो है वो क्या है, आपका पीएसयू, है ना, ठीक है। क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का ही, लेकिन उसका अपना इंडस्ट्री है वो। लेकिन ये डीआरडीओ, एफएसएसआई और बीएआरसी, ये तीनों जो है गवर्नमेंट का खुद का बॉडी है। फिर इसके अलावा भी आप जा सकते हैं सीएसआईआर में। तो सीएसआईआर में तो आप इसमें आप जा सकते हैं सीएसआईआर में, इसको मेंशन कर देता हूं मैं, है ना, सीएसआईआर में। और जो भी आप हायर स्टडीज करेंगे, सबके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप गेट के बाद मतलब एमएससी कर लेने के बाद गेट क्वालिफाई करते हैं और ये इन सब में से किसी में जाना चाहते हैं, तो आपको जो है ये सैलरी आपको मिनिमम मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये सैलरी मिनिमम मिलना शुरू हो जाएगा।
अब ONGC हो गया, IOCL हो गया, MRPL हो गया, ये सब जो है आपका ये ऑयल क्या कहते हैं, आप देखेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, है ना, ये नेचुरल गैसेस भी एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब में जो है आपको केमिस्ट का पोजीशन मिल जाता है, और जैसे ही DRDO, FSSI और बार्क में जाते हैं तो यहाँ पर साइंटिस्ट पोजीशन से शुरू होता है ना, जूनियर, जैसे बार्क में जाएंगे तो जूनियर साइंटिस्ट से शुरू होगा, है ना, ये साइंटिस्ट पोजीशन देंगे आपको, ठीक है, असिस्टेंट साइंटिस्ट देंगे, ये असिस्टेंट साइंटिस्ट देंगे, ये असिस्टेंट साइंटिस्ट देंगे, और ये आपको जूनियर साइंटिस्ट देंगे, करेक्ट। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सब तो गवर्नमेंट जॉब ही हो गया, तो आप केमिस्ट के रूप में ज्वाइन करेंगे। जैसे जैसे आपका पोजीशन बढ़ते जाएगा आप सीनियर केमिस्ट से बढ़ते जाएंगे, और सैलरी भी उसी तरह से बढ़ते जाएगा। और जबकि गवर्नमेंट ओन PSU है, ये जब PSU है तो ये आपको क्या करेगा, एक अच्छा पैकेज भी देगा, है ना। तो गेट का जो तैयारी है वो हर केमिस्ट्री वाले को करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे वो आपको उतना ज़्यादा लाइक करेगा, है ना। जितना ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे आप, वो भी आप पे उतना ही ज़्यादा ध्यान देगा, है ना। तो ये सारा चीज़ अब देखते हैं 1 by 1 कैसे हम लोग जा सकते हैं। सपोज MTech लिखा हुआ है ना, तो MTech के लिए क्या करना होगा, IITs वगैरह में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको MSc होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप IITs में अप्लाई कर सकते हैं गेट के स्कोर के साथ, ठीक है। उसी तरह से MS जो है वो आपका बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, जहां आप MS कर सकते हैं। जैसे एक है NUS, है ना, ये क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है MS का चांस मिलता है, या फिर इंटीग्रेटेड PhD का चांस मिलेगा, ठीक है। या फिर आप PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस NUS में, है ना। यहाँ पे ये आपका सीधे गेट के स्कोर से, लेकिन हाँ होना क्या चाहिए यहाँ पे, आपका 90 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं है ना, 90 परसेंटाइल एंड अबव होना चाहिए, 90 परसेंटाइल एंड अबव होना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ आपका होगा, है ना। कोई और इसको जा करके आपको कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं, सीधे एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप बैठेंगे और आप उस एग्जाम को मतलब उसको क्वालिफाई कर लेंगे और वो सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, आप जाके एडमिशन लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेटेड PhD। ये इंडिया में चला हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जहां पर आपका MSc का 1 साल को बचा लेता है। आपने BSc किया हुआ है और इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब 1 साल आपका रहेगा MSc का, और बाकी जो ईयर रहेगा वो PhD का ईयर रहेगा, है ना। तो ये इंटीग्रेटेड PhD जनरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा से प्रोवाइड करता है कौन, ये TIFR इसके लिए बना हुआ है ना। TIFR है, TIFR का एक और बॉडी है, TIFR का एक और बॉडी है NCBS, है ना, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। ये बेंगलोर में है, और TIFR ये आपका मुंबई में है, ये आपको पता ही है। ये इंटीग्रेटेड PhD बहुत अच्छा मतलब देती है, ठीक है। ये अपना खुद का भी एग्जाम लेती है, TIFR अपना खुद का भी एग्जाम लेती है, वो एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाई है तो आपको उस एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे आप वहां पर इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं ना। इसका इंटरव्यू के लिए हम आपको एक वीडियो बना देंगे कि किस तरह से वहाँ जाना, मतलब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन रहता है, किस तरह से रहता है, ये मैं आपको बता दूंगा। ये बहुत अच्छी जगह है, आपको रहने के लिए भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर समंदर के किनारे है पूरा, है ना, आलीशान घर जैसा लगता है, सब मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में स्कॉलरशिप भी मिलता है ना। तो ये TIFR या NCBS जो है इस इंस्टीट्यूट में जो है आपको वो ऑल इंडिया रैंक निकालती है ना, आपको उसका अपना स्कोर जो एग्जाम दिया उस पर, और साथ में जो गेट का स्कोर है, दोनों को कंपाइल करके अपना वो एक स्कोर निकालती है ना, रैंक निकालती है, और अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इसका रिटर्न जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका इंटरव्यू है TIFR का, ठीक है। हम उसको डील करेंगे एक और वीडियो में, ठीक है। अब आ जाते हैं आइशर। आइशर क्या हुआ, ये IISc से निकला हुआ है आइशर। ये हेल्प करता है, मान लेते हैं इंस्टीट्यूट, इंडिया में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बनाना था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जगह जगह पे आइशर बनाया हुआ। एक आप कोलकाता में देखेंगे, है ना, आइशर है, आपका जो है मतलब टोटल 6 आइशर इन्होंने बनाया है, ठीक है, जिसमें आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। मेन बॉडी इसका कौन सा है, IISc है, IISc बेंगलोर में है ना, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी बहुत अच्छा कैंपस है, ठीक है। आप जाएंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट इतने अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर जा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी इंटीग्रेटेड PhD के लिए करता है, लेकिन जनरली PhD वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ये IISc। IITs तो आपको पता ही है, जिसके लिए आपने गेट एग्जाम दिया है ना। तो ये गेट देने के बाद ये सारे विंडो आपके लिए खुल रहे हैं, जो कि आपको एक प्लेस पे
कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आप गेट को क्या सोच सकते हैं, गेट को सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा क्लाउड है जिसके नीचे ये सारी चीज़ें। तो अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो आप सब चीज़ को देखेंगे, है ना, ये जगह। लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा रैंक होल्डर होना है। आप अप टू, जो भी मैं ये सब बात कर रहा हूँ, आप अप टू 100 रैंक में रहिए, है ना। आपको अप टू 100 रैंक में रहना होगा, तभी ये सब चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन आप अगर 100 से नीचे हैं, मतलब 100 से ऊपर हैं, 150 या 125, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये सब चीज़, जो क्योंकि पहला रैंक होल्डर जो है सबके लिए ये चॉइस रहता है कि आप यहाँ पर आएँ। और ये लोग भी प्रीफर करते हैं कि जो गेट का आपका टॉप रैंकर है उन्हीं को ले, है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग ये पीएचडी तो बात हो रही है हमारी। टीआईएफआर में भी है पीएचडी, हमारे एनसीबीएस में भी है पीएचडी, आईसर, आईआईएससी, आईआईटीज़ में भी पीएचडी है। तो जहाँ पर आप सीधे तौर पर, ये जो भी जगह जा रहे हैं आप, कहीं पर भी आपको उसके रिटर्न एग्जाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास गेट का स्कोर है तो आप सीधे जा करके इंटरव्यू दीजिए और आप अपना सीट बुक कर सकते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए, ठीक है, जैसा आप इंटरव्यू में परफॉर्मेंस करेंगे, करेक्ट। तो हम 1 बाय 1 एक एक लेकर के आपको जो है हर संडे में एक एक इंस्टीट्यूट का लेकर के उसका कैसे प्रोसेस होता है, रिटर्न एग्ज़ाम कैसे उसको क्वालिफाई करना है, या गेट के स्कोर से आप बाईपास कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ का इंटरव्यू क्या हो सकता है, वो फोकस ज़्यादा किस में करते हैं, रिटर्न में करते हैं या इंटरव्यू में करते हैं। और इंटरव्यू, साइंस का इंटरव्यू मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट रियली रिसर्च में है तो ही आप ये सब के बारे में सोचिए, है ना। अगर आपको बिल्कुल रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, सिंपली जाइए गवर्नमेंट जॉब में, हर महीने सैलरी उठाइए और डिपार्टमेंटल प्रमोशन में बढ़ते जाइए आगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं ये जो NUS है आपका, ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है आपका, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये गेट को बहुत ज़्यादा आपको प्रीफर करता है। उसके परसेंटाइल से आपको, मतलब 90 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका है तो वो इजीली आपको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, क्योंकि उसको बना बनाया मेरिट लिस्ट मिल जाता है, जिससे वो इजीली उस बच्चे को अपने में ले लिया जाता है। तो एक आपको इंटरनेशनल टच भी मिल जाएगा अपना डिग्री में ऐड करने के लिए, ठीक है। CSIR के किसी भी लैब में जाकर के आप गेट के स्कोर से अपने आप को PhD में इनरोल कर सकते हैं, है ना। PhD में CSIR इंटीग्रेटेड PhD नहीं देती है, तो यहाँ पर आप सीधे PhD में इनरोल कर सकते हैं और आपको ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगी। जितने भी जगह जा रहे हैं सब आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है और अगर आप अप टू 100 है। लेकिन फिर एक और बात, अगर आप अप टू 100 नहीं भी हैं, अब जो अप टू 100 नहीं है उनके लिए क्या होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ गेट क्वालिफाई हैं तो ये आपको बचा लेगा। सिर्फ यही एकमात्र जगह है, ठीक है, जो सिर्फ आप गेट क्वालिफाई करके रहिए। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकलती है ना, आपको फिर वहाँ ये ध्यान देना होगा। मैं इसलिए अलग से ले लूँगा क्योंकि ये लंबा खींच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक जरा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि अगर आपका रैंक अप टू 100 नहीं आता है तो फिर क्या, बेकार हो गया गेट का स्कोर? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। वो गेट स्कोर से आप प्रोजेक्ट ढूंढेंगे। CSIR में कैसे ढूंढा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। CSIR में बहुत सारी प्रोजेक्ट चलते रहती है, आपको पता है ना, 39 CSIR लैब है पूरे इंडिया में। इस 39 CSIR लैब में प्रोजेक्ट चलती है। आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उस रिलेटेड प्रोजेक्ट आप ढूंढिए। वो प्रोजेक्ट मिनिमम 4 साल का होना चाहिए, है ना। अगर वो प्रोजेक्ट मिनिमम 4 साल का है, आप एप्लीकेशन डालिए विथ गेट स्कोर कार्ड, आप डालिए। उस जो PI है ना, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उनको मेल कीजिए। उनका मेल ID दिया हुआ रहता है, जो एडवर्टाइजमेंट रहता है प्रोजेक्ट के लिए, उसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है, मेल ID रहता है। उस मेल ID में मेल कीजिए, वो आपको जरूर से जरूर रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। इवन आप जाके मिल भी सकते हैं जिस CSIR लैब के लिए, वहाँ जाइए, उस PI से मिलिए, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जिनको बोलते हैं, जिनके नाम पे फंड रिलीज होता है ना। DST करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड रिलीज करते हैं। तो जिनके नाम पे वो फंड रिलीज है, आप उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए और कहिए कि सर मेरा गेट का ऐसे स्कोर है। वो उस प्रोजेक्ट से स्कॉलरशिप आपके लिए बना देगा, क्योंकि वो स्कॉलरशिप बनता है उसका, और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वो 4 साल के प्रोजेक्ट को वो आपका PhD में कन्वर्ट कर देगा, है ना, और फिर आप उधर से PhD गेन कर सकते हैं। तो ये रह गया आपका हायर एजुकेशन। और मैं हमेशा आपको प्रीफर करने, मेरा प्रेफरेंस, और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताते रहता हूं कि ये अगर एकदम जरूरत है तभी जाओ, अदरवाइज आप हायर एजुकेशन को अपना पहला फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, हायर एजुकेशन को, है ना।
हायर एजुकेशन कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन जितना भी लीजिए कम होता है ना, सीखते रहिए, यही चीज़ है। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं सीखेंगे, यहाँ भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, आपका वर्क प्रेशर रहेगा, उतना खुले हाथ से आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट भी देना होगा उसको ना, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट भी देना होगा। प्रोडक्ट नहीं देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर आ जाते हैं यहाँ पे ONGC। ये हर साल करीब आपका 20 से 30 वैकेंसीज निकालते रहती है। इन सब में सबसे बेस्ट यही है ONGC, और सेकंड अगर कहेंगे तो बार्क है। अगर हम रैंक करेंगे तो ये फर्स्ट, ऐसे रैंक हम इसका क्या कहते हैं, रिसर्च फैसिलिटी या सैलरी वाइज नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन ज़्यादा निकालती है। तो फर्स्ट में आपका ONGC आ जाता है, जो कि 20 to 30 वैकेंसीज हर साल निकालती है, ठीक है। और सेकंड में आ जाता है आपका, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए सेकंड में आ जाता है आपका बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, ये भी मुंबई में है। ये सेकंड पोजीशन में इसलिए आता है क्योंकि इसमें बहुत सारा है, आप देखेंगे ट्रेनी पोजीशन निकालते हैं, जूनियर साइंटिस्ट पोजीशन निकालते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ निकालते हैं। फुल टाइम क्या कहते हैं, जॉब के लिए भी ये निकालते हैं, तो ये हमेशा निकालते रहती है। अब उसके बाद आ जाता है ONGC का ही जो है आपका सब्स्टिट्यूट है ये MRPL, ठीक है, इसमें भी रहती है लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है, वही 4-5 के आसपास वैकेंसीज रहती है, लेकिन हर साल नहीं रहती है, इसमें 1 साल 2 साल बाद रहता है। इसमें जो है अल्टरनेट ईयर में रहता है 4-5 वैकेंसीज। ONGC के पास हर साल 20 से 30 रहेगा ही रहेगा। बार्क के पास हर साल वैकेंसीज रहेगा, है ना, ये भी आपका 15 से लेकर के 18 वैकेंसीज हर साल ये रिलीज करती है, ठीक है, जूनियर साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो आपको देंगे ये आपको केमिस्ट का पोजीशन से शुरू करेंगे, है ना, केमिस्ट, ये भी केमिस्ट। IOCL का भी वैसा ही है, 2 साल 3 साल में निकालती है, वैसे ही कैसे 8 से 10 वैकेंसीज निकालती है, ये हर 2 साल 3 साल पे निकालती है। एकमात्र इसलिए मैंने इसको फर्स्ट दिया है और इसको मैंने सेकंड दिया है, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी निकालने में माहिर है। अब आ जाते हैं FSSI, DRDO के बाद FSSI आएंगे। DRDO में क्या है, यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का पोजीशन मिलता है, ठीक है, असिस्टेंट साइंटिस्ट का पोजीशन मिलता है, स्टार्टिंग में असिस्टेंट साइंटिस्ट का पोजीशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपका 2 साल में, हाँ वही 2 साल में निकलता है वैकेंसी, मतलब अल्टरनेट ईयर आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, यहाँ अल्टरनेट ईयर में निकलता है, लेकिन वैसे भी 6 से 7 वैकेंसीज निकलता है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। FSSI ये हर साल कंडक्ट करती है ना, हर साल एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन अगर आपका गेट का स्कोर है तो फिर वो एग्जाम को आप बाईपास करके जा सकते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें डिपेंड करता है कि कैसा वैकेंसीज है, लेकिन फिर भी जो है ये आपको 13 से लेकर के 15 वैकेंसीज जरूर दे देती है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इन लोगों का सिलेक्शन का मोड क्या है कि ये गेट के थ्रू लेता है ना। अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो ही आप ये सब में जा सकते हैं। आप अभी यंग है, एज है, इधर उधर टाइम नहीं भटका के क्या कीजिए, सिंपली जा करके गेट केमिस्ट्री के बारे में तैयारी कीजिए। अब 2023 का तो हो गया है ना, रिस्पॉन्स शीट भी दे दिया है, उसको देखिए और आप जो है वापस से गेट 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। क्योंकि आपको जो ये क्वेश्चन पूछता है बहुत ही मतलब ट्रिकी वाला क्वेश्चन पूछता है। गेट जो है वो IIT कंडक्ट करती है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो बहुत ही ट्रिकी टाइप का रहता है ना। तो अब आप डिसाइड कीजिए, अगर आपका इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो आप इसको चूज कीजिए गवर्नमेंट जॉब। अगर आप इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड हैं, 2 साल या 4 साल, 4 साल, हाँ 4 साल अगर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं उस ये से, क्योंकि ये स्कॉलरशिप भी देगी है ना, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं सो यू शुड गो फॉर दिस। हायर एजुकेशन ऑलवेज प्रिफरेबल देन योर गवर्नमेंट जॉब, करेक्ट। सो इस चीज़ को ऑन कीजिएगा। जब आप गेट और MSc के बाद ये जॉब पा सकते हैं, तो जब आप यहाँ से PhD करके निकलेंगे तो सोचिए आप कहाँ पर होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें, पोस्ट डॉक्टरलशिप है, ये है, पूरे वर्ल्ड आप घूमेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन को चूज़ करते हैं तो पूरे वर्ल्ड को आप घूमेंगे, है ना। और यहाँ पर आप इसके वर्क के कारण घूमेंगे, है ना। तो मैं ये भी नेगेटिव में नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन वो प्रेफरेंशियल है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली एकदम लोअर जगह से आते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का जज्बा है, तो वो पढ़ने के बाद ये गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं और अपने आप को इकोनॉमिकली वेल सेटल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे ऐप में जाइए, वहाँ चैट बॉक्स में लिखिए आपको, अगर क्योंकि अभी रिस्पॉन्स शीट आ गया, आपको आपका अपना स्कोर पता चल गया है ना, तो आप उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे कि मेरा स्कोर ये है तो हम किस में फिट बैठेंगे या कहाँ जाएंगे, हमको सजेस्ट कीजिए, ठीक है। कुछ भी तरह का क्वेरी अगर आता है आप मेरे ऐप में जाइए, वहाँ मुझे पूछिए, ठीक है। हम आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे और आपको
100% एक अच्छा काउंसलिंग मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। तो आप इस तरह से तो इधर उधर नहीं भटकते हुए आप चुपचाप 2000, अगर आपका स्कोर कम है तो चुपचाप 2024 का आप जो है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हम भी बैच लॉन्च करने वाले हैं गेट 2024 का, कमिंग वीक में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कल आपका आईआईटी जैम का शुरू हो रहा है, कल से आईआईटी जैम का रेगुलर क्लासेस चलेगी, ठीक है, अपने ऐप में। यूट्यूब में तो सबका चल रहा है, लेकिन ऐप में पार्टिकुलरली हमारे जीकेएम क्लासेस ऐप में आपका आईआईटी जैम का कल से शुरू हो रहा है क्लासेस, और जो गेट का है वो कमिंग वीक से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।